Hello to all my viewers, my listeners, and again welcome to the Learning Zone channel. Friends, आज हम रोमांटिक पीरियड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जिसका कि ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, आने वाले जो केवीएस के और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम देंगे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के, स्पेशली फॉर पीजीटी, तो उसमें रोमांटिक पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ केवीएस सिलेबस एज वेल। सो हम आज रोमांटिक पीरियड के सारे इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोमांटिक पीरियड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं रोमांटिक राइटर्स के पर्टिकुलर राइटर्स को लेकर के वीडियोस बनाऊं और उनकी इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं, इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनको लेकर के मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मेरे साथ अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। तो मैं उसको लेकर के भी आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज? रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या था? सो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड था 1800 टू 1850। सेकेंड क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ। आप लोग, मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं दिए एबीसीडी करके, मैं डायरेक्ट आंसर पे ही आप लोगों को लेकर के आई हूँ, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देन आंसर। ठीक है, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हमें आंसर पता चल जाए। आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इन आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट्स appeared in, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सोनेट्स थे वो फर्स्ट टाइम कब appear हुए थे? तो वो 1838 में appear हुए थे। वर्ड्सवर्थ revisited टिंटन एबे आफ्टर, वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे रिविजिट हुए थे, मीन्स सेकेंड टाइम वो आए थे, तो वो 7 साल बाद आए थे, आफ्टर 7 years। फर्स्ट टाइम वो रिविजिट करते हैं 1793 में, एंड सेकेंड टाइम वो रिविजिट करते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, जिनको एज अ फ्रेंड भी डिस्क्राइब किया गया है उनकी पोएम में, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वाई। ठीक है। सो 1798 में उनकी सेकेंड विजिट होती है अपनी फ्रेंड डोरोथी के, अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोनेट ऑन सोनेट इज अ सोनेट बाय, सोनेट ऑन सोनेट ये एक सोनेट है जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। Next question is the word is too much with us, late and soon, getting and spending। ये भी एक पोएम है, the word is too much with us। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ठीक है। इसकी जो लाइंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस पर्टिकुलर पैरा या लाइंस को लेकर के उससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पोएम में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में विलियम वर्ड्सवर्थ वो वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण लोगों में मटेरियलिस्टिक की भौतिकता जो वाद होता है वो उसकी भावना आ गई है और वो नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। वो केवल अपने रूपों को, अपनी भौतिकतावादी जो वो सुविधाएं हैं, मटेरियलिस्टिक फीलिंग्स हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा आ गई है। वो अपनी सुविधाओं को, डेली यूज़ की चीज़ों को, नीड्स को जुटाने में इतने बिजी हो गए हैं कि वो नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो ये सब बातें द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा डिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के कारण कौन से राइटर की मृत्यु हो गई थी? सो जॉन कीट्स की एट द एज ऑफ 25 उनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस होने के कारण। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कीट्स इज कि कीट्स को पोइट ऑफ ब्यूटी एंड पोइट ऑफ सेंसुअसनेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल टू विच रॉबर्ट साउथे कंट्रीब्यूटेड रेगुलरली। जनरल
जिसके लिए रॉबर्ट साउथे ने कंट्रीब्यूट किया है रेगुलरली, जिसमें उनकी पोएम, उनके वर्क्स भी पब्लिश हुए हैं। तो उसका नेम है द क्वार्टरली रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why the year 1798 is taken to be the year of the starting of the romantic movement। कि रोमांटिक जो मूवमेंट था, जो स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए 1798 ईयर ही क्यों चुना गया? बिकॉज इन दिस पीरियड, इन दिस ईयर 1798, वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस, जो कि लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश हुई है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की मैग्नम ऑपस, इसको, इस मैग्नम ऑपस के अलग से नेम को भी क्वेश्चन में दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका वर्क है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। सो इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन में मिल गए हैं। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज अ, वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल मींस जो उन्होंने अपने खुद के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। Medline, which is Keats' creation, is figure out the eve of St. Ignace। Medline जो कीट्स की एक क्रिएशन है, वो किस में फिगर आउट किया गया है? तो वो ईव ऑफ सेंट एग्नेस में फिगर आउट किया गया है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में जो मेनली जो कीट्स ने जो पोइट ने फोकस किया है, वो ही फोकसेस मेनली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। एक इंडिविजुअल के लिए नेचर कितनी इंपॉर्टेंट रखती है इंटेलेक्चुअली और उसके स्पिरिचुअली डेवलपमेंट के लिए। नेचर के साथ साथ उन्होंने बताया है कि गुड रिलेशनशिप अगर किसी व्यक्ति का होता है तो उसका स्पिरिचुअली और सोशली वर्ड के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की बात है द ईव ऑफ सेंट इग्नेस में कीट्स के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय द मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये बातें कही गई हैं। ये जो लाइन है, कोट है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो लैंग्वेज है, जो मतलब डेली लाइफ में जो एक इंसान यूज करता है, उस टाइप की लैंग्वेज पोइट्री की होनी चाहिए। मींस जो आम आदमी की पहुंच में हो, जिसको कोई भी समझ सके, ठीक है, कि पोइट्स किस तरह की बातें अपनी पोइट्री के जरिए कहना चाहता है। तो ये बातें विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये कोट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज बायरन व्हेन ही पब्लिश्ड आवर्स ऑफ आइडलनेस, अ कलेक्शन ऑफ पोएम इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में उनकी पोएम्स का एक कलेक्शन है, आवर्स ऑफ आइडलनेस, वो बायरन के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि उस समय बायरन की एज कितनी थी? उस समय बायरन की एज 19 इयर्स थी, ठीक है। वो 19 साल के थे जब उनका ये कलेक्शन हीरोइक कपलेट में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स के ऑथर कौन है? वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी स्लाइड में हमने देखा था कि ये क्वेश्चन है व्हाई द ईयर 1798 इज टेकन टू बी द ईयर ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट का स्टार्टिंग ईयर क्यों कहा जाता है 1798 को? तो इसमें आंसर दिया हुआ है क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलाड्स थे इस समय वो पब्लिश हुई थी, और वर्ड्सवर्थ के साथ साथ कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर के उस लिरिकल बैलाड को पब्लिश किया था। तो उसी के स्टार्टिंग से 1798 में जो स्टार्टिंग हुई थी उसे रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ला बेले डेम सेंस मर्सी। ये एक बैलेड है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पोएम है, इसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये पोएम है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई। Which elegy is written or wonderful song of grief over the death of poet Keats? तो एलेजी किसे बोला जाता है? एलेजी बोला जाता है कि किसी की मृत्यु पर जो शोक व्यक्त किया जाता है, शोक सॉन्ग होता है, ये एक फ्यूनरल सॉन्ग टाइप, तो वो एलेजी होती है। तो जो कीट्स की मृत्यु पर कौन सी एलेजी है जो लिखी गई है? तो वो है एडोनाइस, ठीक है।
हु इज द हीरो ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड? चाइल्ड हीरो हेरोल्ड जो वर्क है उसका मेन हीरो कौन है? तो उसका मेन हीरो है द पोइट हिमसेल्फ। और इसके पोइट कौन है? इसके पोइट है लॉर्ड बायरन। सो लॉर्ड बायरन is the hero of the work Child Herald. Next question is, we are laid asleep in body and become a living soul. In which poem does this line occurred by William Wordsworth? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी तरह की कोट्स की लाइंस की मैं बात कर रही हूँ कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये जो लाइन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है टिंटन एबे में। ठीक है, टिंटन एबे उनकी बहुत ही एक खूबसूरत पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की, जिससे ये लाइन ली गई है। Next question is, which is the story of Keats or a young shepherd of a young shepherd beloved by moon goddess Endymion? थोड़ा सा इसमें प्रिंट ऊपर चला गया है तो क्लियर नहीं है, एंडीमियन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास। ये कौन से वर्क की लाइन है? ये जो कोट है ये किस में दी हुई है? ये एडोनिस पोएम में दी हुई है जो पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है जॉन कीट्स की मृत्यु पर। ठीक है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ये जो कोट है वो कौन सी पोएम से लिया गया है? ये टू अ स्काईलार्क पोएम से लिया गया है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यू शुड रीड इट। ओके, यही कहूंगी मैं बस कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी पोएम है। स्काईलार्क एक इम्पॉर्टेंट पोएम पोएम भी है, जिससे कि मेनली बहुत सारे उसके ऐसे कोट्स हैं, लाइंस हैं जो एग्जाम्स में आ जाती है। जैसे कि एक यही देख लीजिए, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट टू ए स्काईलार्क। तो इस लाइन में, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि ह्यूमन एक नेचर होता है कि जो पास्ट में उसके साथ हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, मेनली लोग जो बुरा हो जाता है उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है कि ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि सब ठीक हो, कहीं इस चीज को लेकर के कुछ बुरा ना हो। लेकिन जो हमारे सामने है, जो लाइफ हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर में फोकस करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें उस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए जो हमारे सामने है, यानी कि प्रेजेंट को। तो ये इस लाइन का मीनिंग है जो कि पोएम में स्काईलार्क में बोला गया है। Shelley's Ariel to Miranda. Miranda was inspired by Shakespeare's play. शैली के जो एरियल वर्क है, एरियल टू मिरांडा, वो शेक्सपियर के कौन से प्ले से इंस्पायर्ड है? तो वो इंस्पायर्ड है द टेम्पेस्ट से। ठीक है, द टेम्पेस्ट एक इम्पॉर्टेंट वर्क है शेक्सपियर का। इससे एग्जाम्स में बहुत सारी लाइंस पूछी जाती हैं, खुद इसका नाम पूछ लिया जाता है कि ये किस राइटर के द्वारा लिखा हुआ है। सो ये विलियम शेक्सपियर के का ही एक प्ले है द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ओ टू द वेस्ट विंड पोएम की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि लाइन से ही समझ में आ रहा है, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जब सर्दियां आती हैं तो स्प्रिंग भी दूर नहीं है। मतलब अगर बुरा वक्त हमारा है तो ये बात सोच सोच के अफसोस मत करिए, क्योंकि अच्छा वक्त भी जरूर आता है। ठीक है, रात के बाद दिन जरूर आता है। सो ये लाइन ओ टू द वेस्ट विंड की है। नेक्स्ट इज, विच बुक इन्फ्लुएंस्ड द शैली मोस्ट। ऐसी कौन सी बुक है जिसको शैली ने, सॉरी, जिसको शैली को, जिस बुक ने शैली को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है? ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की समझ, आप समझ जाए, मैं ज्यादा भागू ना आगे आगे, मैं उसी स्पीड से अपनी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है ज्यादा, मुझसे बाय मिस्टेक माफ कीजिएगा। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके उसको या फिर रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, पहले से बता देती हूँ, मुझे गालियां मत देना भाई कि जल्दी जल्दी भाग रही है मैम, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। When did the French Revolution begins? French Revolution
कब हुआ था स्टार्ट? 1789 में। Hell is a city much like London. Whose view is this? Hell is a city much like London. ये किसका व्यू है? ये शैली का, पीबी शैली के ये व्यू है। क्योंकि इसमें शैली सोचते हैं कि लंदन को वो एक अच्छी सिटी नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं बहुत पॉपुलस है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, भीड़ भाड़ वाली जगह है। अब रोमांटिक जो राइटर्स होते हैं, आप लोगों को पता है, वो नेचर लवर होते हैं। दे आर द ग्रेट लवर ऑफ नेचर। तो वो नेचर की ब्यूटी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। तो उन्हें सिटी लाइफ मेनली हैक्टिक लगती है, कि बहुत क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है, यहाँ पे लोग मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो रहे हैं, नेचर से दूर भाग रहे हैं, अपनी भौतिकतावादी सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं, नेचर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो बोलते हैं कि लंदन की जो लाइफ है बहुत स्मोकी है, क्राउडेड है, बहुत पॉपुलस है। वो कहते हैं कि लंदन में कोई जस्टिस नहीं है, मतलब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, न्याय की भावना नहीं है, चीट कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे शैली के द्वारा बोली गई है। Next is, our birth is but a sleep and forgetting. In which poem does this expression occurs? ये जो कोट है, ये जो एक्सप्रेशन है, वो कौन सी पोएम का है? ये वर्ड्सवर्थ की पोएम का है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी का। ठीक है। उस पोएम में वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइंस यहाँ पर बोली गई है, ये कोट यहाँ पर दिया गया है। और ये जो पोएम है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, एक बहुत ही हाईली फिलोसॉफिकल पोएम है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें कि पोएट रिफर्स द ट्रांजिशन ऑफ द ह्यूमन सोल फ्रॉम हेवन टू अर्थ। ठीक है। इसमें वो एक ह्यूमन सोल को ट्रांजिशन दिखाते हैं, हेवन से लेके अर्थ तक। ठीक है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर एक मिस्ट्री रिफ्लेक्ट करते हैं ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन सोल इन हेवन एंड अर्थ। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, येरो रिविजिटेड इज अ पोएम। येरो रिविजिटेड ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम है? ये वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है रोमांटिक पीरियड के क्वेश्चंस का। आगे भी पार्ट मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर के आ रही हूँ। तो इसके लिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज पार्ट फर्स्ट अच्छी लगी हो, तो प्लीज थम्स अप जरूर करें, अपना लाइक जरूर दीजिए। क्योंकि आप लोगों के लिए शायद वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है वो। अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें अपने अच्छे अच्छे व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, तो इंस्पिरेशन मिलती है आगे और अच्छा अच्छा काम करने की। ठीक है फ्रेंड्स, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।